नमस्कार, आपका पॉलिटिकल दाव पेच में स्वागत है। और आज मैं आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो कि तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने बॉलीवुड जगत में अपनी बेहतरीन अदाकारी से आपके दिलों पर राज किया है। हर एक जॉनर की कला को लेकर के अपने हुनर को आपके सामने पेश करते हैं और काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से बॉलीवुड जगत में आपके दिलों पे राज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर और साथ ही एक्टर सौरभ शुक्ला की, और जिन्होंने पीके, रेड, जॉली LLB 1, 2 ऐसी और भी कई बेहतरीन फिल्मों में, रादर सत्या जिसका बहुत ही जिक्र होता है और हर बार जिक्र होता है, ऐसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से आपके दिलों को लुभाया है और राज किया है। मैं आज आपसे उनकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, ताकि ये जो चेंजिंग फेस ऑफ सिनेमा है, जहां हम कोविड के दौर में OTT प्लेटफॉर्म्स पे एंटर कर चुके हैं, तो क्या रहेगा आने वाले टाइम में, क्या नया देखने को मिलेगा इंडियन सिनेमा को। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल दाव पेच के साथ जुड़ने के लिए। और सर, मेरा सवाल, आपका काम बोलता है, आपका हुनर बोलता है, आप एक सबसे ज़्यादा तो एक सीरियस जो है वो थिएटर आर्टिस्ट हैं, और जो आपकी कला में भी दिखता है, जो स्क्रीन पे दिखता है। सर, हमने कोविड में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस, OTT एंटर हो गया है, एंड सर, being an experienced person doing versatile roles and being a serious person regarding the cinema part I'm talking about, तो सर क्या लगता है, क्या चेंजेस हमें मिले हैं? क्या वो सही डायरेक्शंस में हैं और वर्सेटाइल चीज़ें और दे पा रहे हैं दर्शकों को? सर, आपके नज़रिए से क्या चेंजेस हैं? पहली बात तो ये कि देखिए, मेरा जीवन में ये मानना है कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सही गलत तो कुछ होता नहीं है। जो होता है वो होता है। बड़ी हिंदी की बड़ी पुरानी कहावत है कि जब जब जो जो होता है तब तब सो सो होता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम एक पेंडेमिक का सामना करेंगे, एक ऐसी महामारी जो विश्व भर में फैल जाएगी, उसका क्या असर होगा, है ना। हमने तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन जो होता है वो होता है और वैसा हो रहा है। तो उसी तरीके से जो भी, और हर फील्ड में कोई ना कोई चेंज तो आया ही है, क्योंकि हमारी जो जीवन की पद्धति है, जो हमारे जीने का तरीका है, उसमें कुछ बदलाव तो आए ही हैं प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से, और वो बेहतरी के लिए ही हैं, क्योंकि हम जीना चाहते हैं तो हम नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं, एक नया तरीका ढूंढते हैं ज़िंदगी जीने का। तो मैं अगर फिल्मों की बात करूं तो देखिए, OTT ऐसा नहीं है कि OTT था नहीं, OTT पहले ही अपनी जगह बना चुका था। नेटफ्लिक्स ने तो बहुत ये मुहिम चालू किया था और उससे OTT चालू हुआ, और उन्होंने इसको बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस में कन्वर्ट किया। तो ऑलरेडी जो है, हम लोग एक ऑल्टरनेट, जैसे कि हमारे पास सिनेमा है, टेलीविज़न है ना, उसमें एक ऑल्टरनेट हम मीडियम पा रहे थे, जो कि इंटरनेट के आने से बहुत समय से लोग, पीपल वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि इज इंटरनेट द कैन मेक अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, विच was done in OTT platforms, what we call OTT platforms, you know, वो था, और वो they were pretty successful। इत्तेफाक से 2020 में जो अचानक हमें जिस परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जिसमें हम बाहर नहीं जा सकते, हमें घरों में रहना पड़ा, हमारी उस तरीके से देखा जाए तो खुशकिस्मती थी कि this pandemic came when we had access to internet in a much bigger way। so सभी लोग, जो ज़्यादातर लोग थे जो घरों में बंद हुए, वो उनके पास इंटरनेट एक्सेस था। तो जब वो सिनेमा में नहीं जा सकते हैं, थिएटर हॉल में नहीं जा सकते हैं फिजिकली चल के, तो वो सिनेमा जो है वो देख सकते हैं अपने घरों पे। ऑफ कोर्स टेलीविज़न तो देख ही सकते थे, लेकिन टेलीविज़न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन लैंग्वेज, इट्स ओन कंटेंट। OTT के साथ अच्छाई ये है, या उसकी खासियत ये है
कि दो इट इज़ अवेलेबल, इट इज़ ऑन डिमांड, इट इज़ अवेलेबल टू यू, but at the same time the language it follows, the visual language it follows is of cinema. ओके You know, so you get an experience of watching film, है ना. तो OTT का बहुत उठान हुआ है इस बीच में, और पीपल आर हुक्ड ऑन टू OTTs, एंड बहुत अच्छा मटेरियल उन्हें मिल रहा है. सो दिस इज अ ग्रेट साइन, आई वुड. तो सर जैसे आप खुद ही एक ड्रामा NSD से हैं राधा, तो सर आप जब एक ड्रामा, एक प्ले को भी डायरेक्ट करते हैं या उसे प्ले करते हैं, क्या हमें उसकी झलकें भी एक सीरियस प्लेटफॉर्म में, बिकॉज अब मैंने जो OTT का हम लोग नो डाउट वहाँ पे अच्छा कंटेंट भी जनरेट हो रहा है और बहुत वर्सेटाइल कंटेंट जनरेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन ही दिखा रहे हैं हम सीरियस थिंग्स का, देयर वेराइटी ऑफ थिंग्स. तो सर क्या वो झलक के भी उन जॉनर्स की भी उसमें देखने को मिलेंगी आने वाले समय में, या उसके लिए हमें बड़े पर्दे पे ही जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, पहली बात तो जैसा आपके सवाल से मुझे लग रहा है कि जो सीरियस कंटेंट या जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो थिएटर में यानी कि स्टेज में होता है और सिनेमा में नहीं होता या टेलीविज़न में नहीं होता. नो, दैट इज़ नॉट ट्रू. Every medium, see, it is not the medium which decides the value of a content, or it has a language. The medium has its own language, but उस language में आप विचार क्या रखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है. तो सिनेमा में ऐसा नहीं है. बहुत बहुत हमारे यहाँ बहुत ऐसी फिल्में बनी हैं जो थॉट प्रोवोकिंग हैं, जो आपको जीवन के बारे में कुछ बताती हैं, एंड दैट इज़ what quote unquote what we say that literature does, a good literature does, that cinema also does the same thing, television also does the same thing, depends on whether you generate it or not. ठीक है ना. सो ये तो मेरे ख्याल से कोई सवाल ही नहीं है कि क्या और जॉनर्स आएंगे या कुछ ऐसा जॉनर जो थिएटर में है. ऐसा नहीं है. आप किसी भी जॉनर में बना सकते हैं, आप किसी भी थॉट को लेके बना सकते हैं. आपकी क्या इंटीग्रिटी है उसमें, आपका क्या पर्पस है, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द कंटेंट. डू यू वांट टू जस्ट टेक मनी एंड टिटलेट, सो इट विल रिफ्लेक्ट दैट. इफ यू वांट टू से समथिंग थ्रू व्हाट योर वर्क, it will reflect. It is as simple as that, and so there is no comparison between the mediums for me. सर अब मैं आपके काम की तरफ आता हूँ. सर हमने एक पीरियड देखा है जब आप काफ़ी स्क्रीन प्ले जो है लिख रहे थे और डायरेक्ट भी कर रहे थे. उसके बाद जो है ऑब्वियसली आप फिल्म्स में अपनी एक्टिंग की तरफ भी ध्यान दे रहे थे. सर वो क्या पीरियड था? क्या हम दोबारा आपकी स्क्रीन प्लेज या आपकी डायरेक्शंस को आने वाली कोई फिल्म्स में देख पाएंगे, या वो एक पर्टिकुलर दौर था, उसके बाद आपने क्या रीज़न रहा कि आपने उसके बाद कम कर दिया? देखिए, मूलतः मैं एक्टर हूँ, क्योंकि आप मुझे एज एन एक्टर ही ज़्यादा जानते हैं. जहाँ तक बात है स्क्रीन प्ले लिखने की, सो एज अ राइटर मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ 30 साल के आसपास हो गए हैं इस फील्ड में, और कभी कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने लिखा ना हो. लिखना इज़ अ हैबिट, सो आई राइट. It does not mean that everything I write has to be translated on the screen. So writing में करता रहता हूँ, तो एज अ राइटर मैं अपना काम करता रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने आप को प्रोफेशनल राइटर नहीं कहा. प्रोफेशनल राइटर से कहने का मतलब ये है, आई कैन राइट प्रोफेशनली एंड आई हैव रिटन प्रोफेशनली, बट दैट्स नॉट माई ब्रेड एंड बटर. सो आप देखिए क्या होता है कि व्हेन यू आर प्रोफेशनली डूइंग समथिंग जो आपका ब्रेड एंड बटर है, तो हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो आपकी इच्छा है वही आप कर सकते हैं. कभी सामने वाले की इच्छा पे भी काम करना पड़ता है. तो एक्टिंग में ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी फिल्म भी आती है जो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन डायरेक्टर को समझ में आती है, और चूँकि मैंने कमिटमेंट की है तो मैं करता हूँ. लेकिन राइटिंग में मैं ऐसा नहीं करता. राइटिंग में मैंने बहुत कम लिखा है.
आपने जैसा कहा कि आपने बहुत स्क्रीन प्लेज लिखे, मैंने नहीं लिखे हैं बहुत स्क्रीन प्लेज, मैंने बहुत कम स्क्रीन प्लेज लिखे हैं। मुझे हाँ चाहा बहुत लोगों ने, बहुत प्यार दिया लोगों ने, सो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत लिखता हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम लिखा है। मैंने गिने चुने स्क्रीन प्लेज लिखे हैं, गिने चुने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। सर सत्या में तो शायद आपका वो था, एक आधा रोल था स्क्रीन प्ले में और आधा शायद हाँ, वैसे कोई ऐसा बंटवारा होता नहीं है, मतलब मैं और अनुराग कश्यप दोनों ही उसके राइटर थे, हम दोनों ने ही स्क्रीन प्ले लिखा था, हम दोनों ने ही डायलॉग्स लिखे थे। और उसमें जो राम गोपाल वर्मा जो डायरेक्टर थे वो भी एक तरह से राइटर ही थे, हालांकि उन्होंने राइटिंग का क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन डायरेक्टर जो अपनी फिल्म बनाता है वो राइटर ही होता है, क्योंकि वही जानता है कि वो क्या कहना चाहता है। फिर उसमें एक्टर्स जो थे जिन्होंने बहुत कुछ जोड़ा स्क्रिप्ट में। सो मैंने सत्या लिखी, मैंने उसके बाद रजत कपूर के लिए मिथ्या लिखी, कमल हासन जी के लिए मैंने काम किया, मुंबई एक्सप्रेस में उनकी स्क्रिप्ट थी, वो तमिल में थी स्क्रिप्ट, उसको मैंने अडेप्ट किया और उसका हिंदी वर्जन मैंने उनके लिए लिखा। सुधीर के लिए मैंने फिल्मों में लिखा है, और बस यही चंद नाम हैं जिनके लिए मैंने किया। बाकी मैंने कभी प्रोफेशनल राइटिंग ऐसा नहीं कि मैंने हर फिल्म, जैसा होता है कि भाई एक राइटर एक फिल्म खत्म करने के बाद फिर दूसरी फिल्म लिखना शुरू करता है, मैंने वैसा नहीं किया। एज फार एज डायरेक्शन गोज, येस ऑफ कोर्स यू विल सी मी डायरेक्टिंग एट द राइट टाइम, जब सही वक्त सही कहानी सही जगह मिल जाएगी तो आप ज़रूर देखेंगे मेरी फिल्म। तो सर मेरा आपसे सवाल है कि आपके कॉमिक टाइमिंग, स्पेशली जब मैं जॉली एलएलबी देख रहा था 1 और 2, उसमें जो आपका एज अ जज का किरदार है, उसमें आपके कॉमिक टाइमिंग्स हमेशा से ही मार्वलस रहे हैं, एंड आई हैव बीन सीइंग यू थ्रू आउट इन द फिल्म्स माई सेल्फ। तो सर आप एक फ़िल्म को चूज़ करने के लिए, ऑब्वियसली हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे और जो न्यू कमर उसको चूज़ करते हैं, जब स्क्रिप्टिंग आप उसकी स्क्रिप्ट को सुनते हैं, तो उसके बाद आपकी क्या अप्रोच रहती है कि ये मुझे करना है, या दिस इज़ व्हाट आई एम फाइंडिंग वेरी कोई अप्रोच तो रहती है एक एक्टर की जब वो चूज़ करता है। तो सर क्या शेयर करना चाहेंगे उसमें से? वही अप्रोच रहती है जो मेरे ख्याल से हर एक्टर की रहती होगी। मतलब मैं अपना अप्रोच बता सकता हूँ आपको। क्या है, जिस तरह के फ़िलॉसफी में मैं बिलीव करता हूँ, उसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरा जीवन एक ही है और मुझे सब चाहिए। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब मैं सिर्फ कला के लिए काम करता हूँ। नहीं भाई साहब, मेरे पास जीवन एक ही है, मुझे कला भी चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ तो उसमें सबसे पहले तो वो कहानी मुझे अट्रैक्ट करती है, कि वो कहानी क्या है, वो कुछ कह रही है क्या, या कोई चीज़ है जो मुझे उद्वेलित करती है या एक्साइट करती है ना। तो सर ये, सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जॉनर्स, इट शुड, आपके लिए जो है टॉपिक और जो थीम है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, वो इम्पोर्टेंट है जी। हम लोग टॉपिकल तो जीते भी नहीं हैं लाइफ को। हम हर वक्त ऐसा थोड़ी है कि भाई मेरे ख्याल से अगर आप नेता से भी किसी से मिलेंगे तो वो ये थोड़ी कहेगा कि यार हर वक्त मैं बस राजनीति के बारे में बात करो मुझसे, ऐसा थोड़ी है। उसे भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। एक डॉक्टर से अगर आप बात करेंगे तो डॉक्टर भी कहता है कि यार मैं दिन भर तो काम करता हूँ मेडिकल, मुझे कुछ और बताओ, है ना। तो उसी तरीके से टॉपिक्स आर, yes, it's better that if we have more topics or more genres, as you call it in art. But yes, it should excite me, it should engage me. That is the first thing I look at. Then, that is not enough. Once I like a story, then I would like to know what am I doing? What is my character doing in the story? Is it of any worth? Does it make, is it an integral part of the story, या नहीं भी होगा तो भी चलेगा। So वो हर एक्टर अपना इम्पोर्टेंस ढूंढता है, अपने कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस ढूंढता है, मैं उसे भी ढूंढता हूँ। फिर आता है कि भाई आप, फिर छोटी छोटी महीन चीज़ें होती हैं कि भाई आप जिस आदमी के साथ काम करने जा रहे हैं आपको उस पर कितना यकीन है ना। वो चाहे नया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बातचीत से आपको पता लग जाता है कि भाई किस तरह का, क्या वो आदमी आपको एक्साइट करता है। फिर ऑफ कोर्स
प्लेटफॉर्म होता है, प्रोडक्शन हाउस है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो आपको ज़्यादा भरोसा रहता है और ज़्यादा तसल्ली रहती है कि यार मेरा जो काम है वो सही जगह पहुंच जाएगा। और अंततः पैसा, है ना? That is also important. That is also important. It's very, very important. It is like everything is important in life. So that's what I say. कि life is one for me. So everything is important. That means कि हम दर्शकों से ये भी कह सकते हैं कि this is what a real picture is, that everything is important, your talent is important, and what you want to do in life, that is important. Of course, end of the day the money is also important. सर, अब मेरा अगला सवाल है आपसे कि जब आपने फिल्म्स की, काफ़ी फिल्म्स की, ऑफ कोर्स आप एक एक्टर हैं और बेहतरीन एक्टर हैं, नो डाउट। सर, कोई ऐसा रोल जो आपको चूज़ करते हुए, मतलब एक कोई कहानी जुड़ी हो या एक ऐसी मोमेंट हो जिसे आप बार बार कि हाँ वो एक रोल था, आई वांट टू डिस्कस इट, या वो आप जब आप अपने स्पेयर टाइम में भी वो आपके दिमाग में आता हो, कुछ ऐसी चीज़ शेयर करना चाहेंगे सर? तो देखिए, पहली बात तो चलिए ये सवाल थोड़ा अलग है, अच्छा है। नॉर्मली सवाल लोगों का ये होता है कि ऐसा कौन सा रोल है कि जो आपको आज तक याद है या आपका फेवरेट। तो मैं पहला ये तो क्लियर कर देता हूँ कि मेरे लिए हर रोल जो है वो मेरा आज है। यानी कि हम कैसे जीते हैं, हम अपने आज में जीते हैं, और फिर आज जो होता है वो कल, जब कल जी रहे होते हैं तो वो पास्ट हो जाता है आपका, है ना? As you have been a theatre artist and you have been very serious with the theatre, और आपकी जर्नी बिगिन हुई, और अब हम जो यंगस्टर्स हैं, जो नए पनप रहे हैं, जो कलाकार, उनको अपनी एक्सपीरियंस से कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे जो कि उनकी निजी ज़िंदगी में भी काम आए और उनके जो एक्टिंग के करियर को, जिसको वो परस्यू करना चाहते हैं आगे जा करके, उसमें काम आए। पर्टिकुलरली थिएटर के बारे में आप? हाँ, मैं थिएटर के बारे में बात करूँ तो थिएटर जो स्टेज थिएटर है, यस, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये एक कला है, एक पर्पस है। हर इंसान को जीने के लिए पर्पस चाहिए होता है ना? वो पर्पस उसका प्रोफेशन भी होता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? तो पहली बात तो ये कि जैसे जीवन में बाकी फील्ड्स हैं वैसा ही ये एक फील्ड है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसमें कोई बहुत, क्योंकि आप इस फील्ड में आए हैं तो एक अकाउंटेंट जो करता है वो इससे नीचे या कम है, ऐसा नहीं है। इत्तेफाक से जीवन में कोई हायरार्की होती नहीं है। नेचर ऐसा नहीं है कि वो वर्ण भेद करता है या जाति भेद करता है, ये सब कुछ नहीं करता है, वो उसके लिए सब बराबर है। तो उसी तरीके से हमें पहली चीज़ समझनी चाहिए कि एक वकील जो काम करता है और जो हम काम करते हैं, दोनों ही उतने पैशनेट हो सकते हैं और दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण भी हैं। हम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना एक साइंटिस्ट महत्वपूर्ण है, जितना एक डॉक्टर महत्वपूर्ण है, जितना एक राजनेता महत्वपूर्ण है, जितना एक फिलॉसफर महत्वपूर्ण है, या जितना एक घर संभालने वाला या वाली, दोनों महत्वपूर्ण है। सब चीज़ों का महत्व बराबर का है। तो पहली बात तो ये कि आप अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे तो बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि दैट यू हैव अ चिप ऑन द शोल्डर दैट आई एम फ्रॉम थिएटर। सेकेंडली, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग खासियत होती है। ये जो खासियत है ये थोड़ा सामाजिक वैचारिक है। सामाजिक वैचारिक से मेरा मतलब है कि वैचारिक तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिजनेस भी वैचारिक होता है, उसमें भी सोचा जाता है और एक समझ होती है। पर हम लोग जिस चीज़ से डील करते हैं, हम लोग मूलतः सामाजिक स्ट्रक्चर से डील करते हैं। हम कहानियों के थ्रू क्या बताते हैं कि व्हाट अ कैरेक्टर इज गोइंग थ्रू एंड व्हाट इज द सराउंडिंग ऑफ दैट कैरेक्टर। तो इसके लिए उस समाज की समझ, उस समाज का उसके जो ऑड्स एंड इवेंट्स हैं, है ना? सो ह्यूमन लाइफ में क्या ऑड्स एंड इवेंट्स आते हैं, वो कब आदमी खुश होता है, कब दुख से होके गुजरता है, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं अगर आप बहुत बेसिक में इसको सोचें तो। सो जैसा एक कहना चाहिए
हमारे लिए सोशियोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट होती है, हमारे लिए हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट होती है, हमारे लिए साइकोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि भाई हम समझ सकें कि भाई उस इंसान ने ऐसा किया तो क्यों किया, है ना। तो इस नज़रिए से अगर आप सोचना शुरू करते हैं तो इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये नहीं कि आप किसी को सामने बैठ के देखते रहें, आप घटनाएं आपके आसपास हैं उसके बारे में आप सोच के उसका एनालिसिस करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन ही हो बन जाता है। और यही आपको मदद करता है एज एन एक्टर, यही मदद करता है आपको एज अ राइटर, यही मदद करता है आपको एज अ डायरेक्टर। क्योंकि जब आप ऐसी एक कहानी में घटनाएं जोड़ के जब एक चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसकी साइकोलॉजी आप समझ सकते हैं। थिएटर का एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि इट इज़ नॉट अ वेरी हैवी इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि साहब थिएटर ज्ञान का सेंटर होता है, सिनेमा बिजनेस का सेंटर होता है, कह तो देते हैं लोग, लेकिन आप एक बात समझिए कि ऐसा क्यों है। नाटक आप बड़े से बड़ा नाटक भी करेंगे, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सडनली आपको पैसा फेंकना हो तो कोई अलग बात है, लेकिन अगर आप करें ढंग का नाटक करेंगे तो आज की डेट में भी 20, 25, 30 लाख में एक अच्छा नाटक हो जाएगा। आप छोटी से छोटी फिल्म भी बनाने जाए, और छोटे से छोटा नाटक बाय द वे चंद हजार रुपयों में हो जाएगा। करेक्ट। छोटी से छोटी फिल्म बनाने जाएंगे। तो सर जब आप अपनी जर्नी को बिगिन कर रहे थे, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब आप एनएसडी में थे, तो सर क्या ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको ऐसा आज की डेट में ऐसा लगता है कि यहाँ वो जो पॉइंट्स हैं वो पर्टिकुलर मेरे आज काम आते हैं मेरे? ऑफ कोर्स आपकी जर्नी में बहुत कुछ है, ऐसा कुछ आता है दिमाग में? मेरे बही खाते से कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको अपना थॉट बता देता हूँ पूरा, है ना। तो मेरा थॉट जो चल रहा था वो ये है कि छोटी से छोटी फिल्म अगर आप बनाना चाहेंगे तो उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। जब पैसा आता है तो इट कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड। दैट इज़ द बेसिक रूल। सो थिएटर में क्योंकि बहुत कम पैसे लगते हैं तो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि पैसे को जस्टिफाई करना होता, तो आपको मौका मिलता है कि अच्छा ठीक है थोड़ा और चीज़ों के बारे में सोच लो। तो आपको अपनी कला को मांझने का, उसको रंदा लगाने का, उसको एक फिनिश देने का बहुत अच्छा। सो इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ वेयर यू कैन ट्रेन योर सेल्फ एंड शार्पन योर आर्ट। बिकॉज ये आप सिनेमा में नहीं कर सकते कि सर मैं कर नहीं पा रहा, ज़रा बैठ के बात करें, क्या कैसे करें इसको, बिकॉज दैट विल cost you in hundreds and thousands, 100,000s of rupees, you know, to discuss something that you cannot afford. So theater इसलिए बहुत important है। और आप थिएटर करिए जिस वक्त में आप थिएटर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप थिएटर ही करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आगे जाके आप थिएटर के माध्यम से सिनेमा में जाना चाहते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आई विल ओनली से वन थिंग इन जनरल, नेवर हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर फॉर एनीथिंग। यू नो, यू कम फ्रॉम थिएटर has nothing to do with you. You know, what you are, what you do is what you are. So ये नहीं कह सकते आप कि साहब मुझसे बात मत करिए, मैं, या मुझे मत समझाइए, मैं थिएटर से हूँ। तो थिएटर से तो कोई भी हो सकता है भाई। थिएटर में किया क्या आपने, क्या समझा, और यहाँ आज क्या कर रहे हैं, आपकी पहचान आपके आज से है, तो ये करिए। ठीक है, यही मैं एक मोटा मोटी बात कहना चाहूँगा। बाकी जीवन जो है वो बहुत मज़े की चीज़ है और बहुत सीरियसली मज़े लीजिए।
तो ये थे सौरभ शुक्ला, जिनका कहना है कि जीवन जो है वो मज़े की चीज़ है। जो भी करिए अपने आर्ट को परफॉर्म करिए और साथ में जो है जीवन के भी मज़े जो है बहुत लीजिए।